नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब के तरनतारन के थाना सरहाली पार पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रॉकेट हमले से बिल्डिंग को हुआ नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल गोरखपुर पहुंचकर गोरक्ष पीठ में किया था दर्शन और पूजन। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री रहेंगे उपस्थित। बिहार के गया में ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी की 22वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। देश की सेना को मिलेंगे 69 सैन्य अधिकारी। सोनभद्र के आदित्य तिवारी भी बने लेफ्टिनेंट। और केंद्रीय रेल मंत्री ने वाराणसी कैंट का किया दौरा। अधिकारियों से जानी जमीनी हकीकत। कहा, वाराणसी कैंट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे यहां के सभी स्टेशन। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब से एक बड़ी घटना सामने आई है। एक बार फिर पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया है। तरनतारन जिले के थाना सरहाली पार यह हमला किया गया है। शुक्रवार देर रात हुए इस हमले में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर तैनात है जो धमाके की जांच कर रही है। इस अटैक के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। गौरतलब है कि ये वही जगह है जहां पर कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ विंदा का पैतृक घर है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के कार्यालय में जिस तरह से हमला हुआ था, ये ठीक वैसा ही हमला है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए हैं। उन्होंने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ मंदिर जाकर पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही वो गोरखनाथ स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आज देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य ऑफिसर मिलेंगे। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्रीज स्कीम कोर्स की 61 जेंटलमैन कैडेट्स आज अधिकारी बनेंगे। इसके अलावा 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी अधिकारी का पद मिलेगा। वाराणसी में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी कैंट स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को देखा और अधिकारियों से पूरा विस्तृत विवरण लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन को विश्व के सबसे अच्छे स्टेशनों में बनाना है। यहां विश्व स्तर की अच्छी सुविधाएं देनी है। वाराणसी से काशी तमिल संगमम के नाम से एक रेगुलर ट्रेन चलाई जाएगी जो काशी तमिल संगम की याद दिलाती रहेगी। वाराणसी कैंट के अलावा वाराणसी शहर के सभी स्टेशनों का भी चौमुखी विकास होगा। वंदे भारत की स्लीपर कोच बनने के साथ वंदे भारत को भी वाराणसी से विभिन्न जगहों के लिए और चलाया जाएगा। हमें वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है। इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करें। उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में
ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके वो व्यवस्था देखने के लिए आए। काशी तमिल संगमम की मेमोरी में और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है, इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों से बातचीत कर उनका अनुभव साझा किया। तमिलनाडु से आए लोगों ने इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशंसा की। इन लोगों ने रेल मंत्री के साथ फोटो सेशन भी कराया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति पुराने नगर का संगम काशी तमिल संगमम होता है। देश की दो अलग अलग संस्कृतियां कैसे एक होती हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। काशी तमिल संगमम को यादगार बनाने के लिए एक ट्रेन काशी से तमिलनाडु के लिए चलाई। काशी तमिल संगमम इस एक कार्यक्रम से देश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से एक अंतरंग संबंध से जुड़ चुके हैं। आज जिस तरह से यात्रियों ने अपने एक्सपीरियंस सुनाए, लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमें ऐसा अपने परिवार के जैसा सबके साथ एक एक्सपीरियंस मिला और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दिया, सबने बहुत हृदय से धन्यवाद दिया और जो एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं उससे राष्ट्रीय एकता में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हापुड़ में पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि अंतिम सूची के जारी होते ही नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो काम किया है उसके सहारे हम निकाय चुनाव जीतने में सफल होंगे। निकाय चुनाव की तिथियां संभावित आने वाली है। अभी आरक्षण का अंतिम प्रकाशन हुआ है, तो फाइनल प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे तिथियों का घोषणा होगी, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार में है तो अपने काम के आधार पर काम अपने कार्यकर्ताओं को बांट कर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम हमारी सरकार ने निकायों में जो योगी जी के नेतृत्व में काम किए हैं उन कामों को लेकर जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद इसमें भाजपा को मिलेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जीत नेताजी के कार्यों को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि नेताजी को हर वर्ग में डिंपल को चुनाव जिताकर श्रद्धांजलि प्रदान की है। लॉन सफारी का दौरा कर ये बात उन्होंने पत्रकारों से साझा की। उन्होंने सुब्रत पाठक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विकास तो सिर्फ समाजवादी पार्टी कराती है, उनको विकास से क्या मतलब है। मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वोट डाल करके दी है। हम जिनसे भी मिलते हैं लोगों से, उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैनपुरी की जनता और खासकर हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया। ऐसा लगता है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलना, जो सिद्धांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिंपल यादव वहां से चुनाव जीती। केंद्रीय खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बताया कि खेलों का बजट कम नहीं हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें यहां पर आई कि बजट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था,
जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। एक विषय बीच में आया कि शायद खर्चा कम हुआ, ऐसा नहीं है। केवल एक वर्ष जब हम कोविड की महामारी देश और दुनिया झेल रहा था, अगर आप देखेंगे 2019-20 में 1945 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्चा जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ वो 2341 करोड़ रुपया हुआ, उससे बड़ा ही है। और 20-21 में कम हुआ क्योंकि कोविड की महामारी थी, लेकिन 21-22 में भी 2365 करोड़ की बजाय ये 2446 करोड़ रुपया हुआ। इसमें भी बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुआ है। तो मैं माननीय सांसदों को यही इससे अवगत करवाना चाहता था। एक बात और बीच में आई कि आखिरकार खेल संघों में क्या हो, खेल की हमारी अचीवमेंट्स कैसे ज्यादा बढ़े। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, समर ओलंपिक्स की बात करूं, इन सभी में ही आज तक के सबसे ज्यादा मेडल माननीय अध्यक्ष जी, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल हमने जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल। चित्रकूट में 22वीं 3 दिवसीय स्काउट एवं गाइड रैली का उद्घाटन करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि ये बच्चे देश सेवा और मानव सेवा की जीती जागती मिसाल हैं। यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का भी विकास हो, इस तरह से इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। बुंदेलखंड के इन इलाकों में बच्चों को इस तरह प्रशिक्षित करके उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना अच्छा कार्य है। इस अवसर पर स्काउट एवं गाइड प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पहचान है, निश्चित रूप से अपने चित्रकूट धाम मंडल के छात्र छात्राओं को एक बड़ी पहचान के रूप में स्थान मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से बैंगलोर के भूवैज्ञानिकों की टीम इन दिनों ललितपुर के दौरे पर है। भूवैज्ञानिकों द्वारा नदी पुनर्जीवन के कार्य के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम शुरू किया गया है। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा की बड़ी पहल के तहत शहजाद नदी पर बने गोविंद सागर बांध से जुड़े इलाकों में रेन वाटर रिचार्ज के लिए बोल्डर चेक और रिचार्ज वेल के स्ट्रक्चरों की स्थापना का सर्वे शुरू हो गया है। पानी की कमी से जूझ रहे 20 गांवों में भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी प्रतिरोधक टोमोग्राफी जैसी नई तकनीकों के साथ वर्षा जल संचयन का काम हो जाने से ललितपुर भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बड़ा मॉडल बन। ऐसा देखा जाए तो पहले भी गवर्नमेंट कहीं लेकिन सही लोकेशन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए तो रिचार्जिंग ज्यादा नहीं हो पा रहे और हमेशा ये एरिया पूरा सूखा सूखा ही डिक्लेयर किया गया। तो अभी हमारा प्रयास ये है कि ये लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहा है और उसके माध्यम से हम लोग सही इन्फिल्ट्रेशन का, रिचार्ज वेल का और बोल्डर चेक डैम्स भी बना रहे हैं और वो काफी मददगार रहेगा और डेफिनेटली उसका जो रनिंग वाटर था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो ग्राउंड वाटर में बदला जाएगा। जो आज आर्ट ऑफ लिविंग ललितपुर चलकर आया है, ये उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन उन्हीं का ही है। और यहाँ पर जो हम लोग जल के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत समय से ये हमारा ललितपुर सूखा सूखा घोषित होता रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास, केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए अधिकारियों और एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए अलग से थाने और सूचना के केंद्र बनाए जा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं, भ्रष्टाचार भी बदल रहा है। दुनिया भर की सरकारें अपने यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करती नजर आ रही हैं। सोमालिया से लेकर स्वीडन तक हर सरकार भ्रष्टाचार से जूझ रही है। भारत में भी भ्रष्टाचार मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि एक ऐसा समाज जहां आपके आसपास भ्रष्टाचार होता हो तो इसका असर साफ दिखाई देता है आपके जीवन पर, आपके काम के तरीकों पर और आपके विचारों पर। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब दुनिया सोती रहे मगर दुनिया की जबान जाग गई हो और वो भ्रष्टाचारी की आलोचना और भर्त्सना करे। समाज से बड़ी नसीहत देने वाला कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जंग
संगठित अपराधियों के खिलाफ जंग, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग, टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ। अगर आपके पास किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। इसीलिए योगी सरकार के 10 मोबाइल नंबरों पर आप सीधे अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है। एंटी करप्शन पोर्टल भी लॉन्च हुआ है ताकि कोई भी नागरिक रिश्वत मांगने वाले अधिकारी कर्मचारी का ऑडियो और वीडियो को पोर्टल पर अपलोड कर सकता है और शिकायत दर्ज करा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का चाबुक चलता जा रहा है। भ्रष्टाचार से योगी की जंग जारी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा है कि राज्य के सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। मंत्री के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी ब्यौरा देंगे। आईएएस और आईपीएस को भी अपनी संपत्ति की सारी जानकारी देनी होगी। संपत्ति से जुड़ी जानकारी पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। हर मंडल स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन अब थाने के रूप में संचालित होंगे। इसके साथ ही जन सुनवाई पोर्टल पर भी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है। टैक्स चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। देश भर में एंटी करप्शन की टीम लगातार सक्रिय है। बात दुनिया की करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के मुताबिक एशिया प्रशांत के 3 सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में कंबोडिया, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल है। भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन बाबू साहब के तहत सरकारी विभागों में वर्षों से बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के साथ ही सबको मिलकर प्रहार करना होगा, तभी एक पारदर्शी समाज की कल्पना साकार हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं समाचारों में आगे, बात करते हैं फिट इंडिया की। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के क्रियान्वयन की पहल गांव में नजर आने लगी है। जनपद फतेहपुर के प्रत्येक गांव में 5-5 खेल मैदान और ओपन जिम पार्क बनाए गए हैं। इसका निर्माण मनरेगा के तहत कराया गया है। जिन गांव में प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, उनके लिए मिनी स्टेडियम की तर्ज पर ओपन जिम, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, बेंच, शौचालय, पौधरोपण, पेयजल की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अंचल में बने इन पार्कों और खेलकूद मैदानों में बच्चों के साथ बड़े बूढ़े भी समय निकालकर सुबह शाम टहलने और व्यायाम के लिए जाते हैं। गांव में खेलकूद की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। वर्तमान में सरकार गांव समाज का सर्वांगीण विकास चाहती है। सर्वांगीण विकास चलते गांव में खेल मैदान की कमी, गांव में भी खेल की प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन खेल मैदान सुविधा न होने के कारण प्रतिभा का उभार नहीं हो पाता था। इसलिए खेल मैदान प्राथमिकता के आधार पर बनाए जा रहे हैं। और खेल मैदान में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो गाँव से भी प्रतिभाएं जो खेल मैदान के माध्यम से प्रतिभा जा रही हैं, जो स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जाके अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब में 62 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं। अब 45 खेल मैदान में 107 खेल मैदान का इसमें कार्य चल रहा है और अविलंब सारे खेल मैदान तैयार कर लिए जाएंगे। सुबह बच्चे लोग आते हैं यहाँ, घूमते टहलते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपना एक्सरसाइज करते हैं यहाँ के, और महिलाएं भी आती हैं, कुछ अपना जिनको कोई दिक्कत है मतलब शुगर की या कुछ भी, अपना एक्सरसाइज करती हैं। बूढ़े बच्चे सब लोग आते हैं यहाँ, व्यायाम करते हैं, खेलते हैं बच्चे। फ्री टाइम में आके गार्जियन लोग भी आते हैं। जब पार्क नहीं था तो लड़के इधर उधर खेलते थे, कहीं खेलने के लिए सुविधा नहीं थी, सब लोग इधर उधर रोड पे टहलते थे, कहीं जाते थे तालाब किनारे, ये सब सुविधा नहीं थी तो बच्चे इधर उधर भागते थे। अब यहाँ बैठने के लिए बच्चों की सुविधा हो गई है, खेलने के लिए हो गई है। अभी तक तो हसनपुर जाना पड़ता था, अब यहीं पर इतनी सुविधा है, यहाँ पर बहुत आराम हो गया। नहीं और यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं, हम भी खेलते कूदते हैं और बहुत आराम है यहाँ पर। आजमगढ़ में खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से पुरुष किसानों के साथ साथ अब महिला किसानों को भी प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के कोटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महिला किसानों को प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
प्राकृतिक खेती कर रही और प्रशिक्षण ले रही महिला किसानों ने बताया कि जीरो लागत से अधिक उत्पादन कैसे होगा, इसके लिए हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राकृतिक उत्पादों की मांग बहुत है। इस खेती को करके हम आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कटवा आजमगढ़ में ये प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत इससे जुड़े हुए और नए किसान भाइयों को, बहनों को हम लोग प्राकृतिक खेती से संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं और उनको हम अपने तरफ से एक बीघा में अपना प्रदर्शन कराने के लिए निःशुल्क बीज का भी उपलब्धता करा रहे हैं। और मैं जो है कि समूह से जुड़कर ये प्राकृतिक खेती के बारे में सबको बताती हूँ। प्राकृतिक खेती खुद करती हूँ। मेरे पास 1 बीघा जमीन है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ और साग सब्जी उगाती हूँ। गेहूँ, चावल जो भी है, साग सब्जी सब उगाती हूँ और मेरा बिकता भी है और आज मैं उसी की वजह से आत्मनिर्भर। मेरा नाम कमलावती यादव है और ठेकमा ब्लॉक और सद्दूपट्टी गांव से बिलोंग करती हूँ और KBK कोटवा से प्रशिक्षण लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर और हमने ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती करना यहीं से सीखा है। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान रेहान पुत्र यूनुस शाह की गाड़ी के कागजात पुलिस ने मांगे, जिस पर उसने विरोध किया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस के विरोध में सड़क जाम की। जाम खुलवाने गई पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये घटना बदायूं के ककराला कस्बे की है। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जाकर मामले को संभाला है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। चेकिंग में एक गाड़ी रोकी गई तो उसने पुलिस पार्टी से विरोध किया कि चेकिंग क्यों कर रहे हो। तो इन लोगों ने कहा, चेकिंग का कारण बताया कि हम लोग शाम को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं। इस पर वो पुलिस वालों से भिड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको समझा बुझा करके वहां की पुलिस फोर्स ने उसके घर वापस भेज दिया। इसके बाद उसने स्थानीय अपने घर की महिलाओं और अन्य लोगों को बरगला करके यहाँ पे चौराहे पे कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया। रोड पे जाम कर दिया। पुलिस बल ने आकर के मौके पे समझाया, लेकिन उसी दौरान जब इन लोगों से वार्ता की जा रही थी, उनको समझाया जा रहा था, इन लोगों ने पुलिस बल पे पथराव शुरू कर दिया। इसमें क्षेत्र अधिकारी दातागंज की गाड़ी और इंस्पेक्टर हजरतगंज की गाड़ी टूट गई है, डैमेज हुई है। कई पुलिस वालों को पत्थर लगे हैं। जहां जहां पे इन लोगों ने पत्थर फेंके हैं और वहां CCTV फुटेज लगे हैं। थाना आलापुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। CCTV फुटेज को देख करके जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पे हमला किया है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कन्नौज जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया। पहला बुलडोजर तिरवा तहसील इलाके में स्थित समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगंबर सिंह यादव के स्कूल पर चला, तो दूसरा बुलडोजर सदर तहसील इलाके में चला। तिरवा तहसील के उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी ने बताया कि ग्राम समाज की 36 बीघा बेशकीमती जमीन पर दिगंबर सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद जवाब न मिलने पर अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की गई है। वहीं कन्नौज तहसील के नायब तहसीलदार ने बताया कि 6 एकड़ से अधिक बंजर भूमि जिस पर अवैध कब्जा कर उस पर फसल बोई गई थी, उसे भी खाली कराया गया है। कार्रवाई हो रही है। ग्राम बहादुरपुर मौजा ब्लॉक तहसील तिरवा कन्नौज का मामला है, जो हमारी ग्राम सभा की करीब 36 बीघा जमीन है, जिसमें 11 बीघे पर अवैध तरीके से एक फर्जी स्कूल संचालित हो रहा था, जो दिगंबर सिंह यहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से तय किया गया था, जिसे तहसीलदार के द्वारा आदेश डिमोलिशन का किया गया, जिसके क्रम में आज हम सब लोग उसको हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने एकड़ है सर ये? करीब 11 बीघा जमीन है और 36 बीघा पे बाकी पे और कब्जा है, जिसको हम लोग डिमोलाइज कर रहे हैं।
प्रदेश के श्रम विभाग के अंतर्गत गोंडा में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 71 करोड़ से अधिक की लागत से मंडल स्तरीय अटल आवासीय योजना का काम तेजी से चल रहा है। जनवरी माह में इसे श्रम विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आने वाले शिक्षा सत्र में इसमें प्रवेश शुरू हो जाएंगे। 1800 छात्रों वाले इस विद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। प्राचार्य और स्टाफ के लिए भी आवास की व्यवस्था की गई है। इस विद्यालय में साइंस, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषय की बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई यहाँ की जा सकेगी। श्रमिकों के बच्चों के साथ अनाथ और दिव्यांग बच्चों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है और इसका टोटल लागत कॉस्ट जो है 71 करोड़ 40 लाख है ना। और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 14.9.1 एकड़ में निर्माण हो रही है। यहाँ पर में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था रहने के लिए किया गया है। टोटल यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए जो है 1008 जैसे बच्चे की जनसंख्या के पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। दिव्यांग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और इसको हम लोग जनवरी 2023-31 तक जैसे हैंड ओवर करेंगे। कुछ काम बचा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग पीछे करके हैंड ओवर करेंगे। श्रम विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत जो है अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण जो है सिसवा में मनकापुर तहसील में चल रहा है और इसमें जो है 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को प्राथमिकता जो है श्रमिकों के जो बच्चे हैं क्योंकि श्रम विभाग द्वारा खोला जा रहा है। इसमें श्रमिकों के जो बच्चे हैं ताकि उनको उच्च मतलब क्वालिटी की शिक्षा मिल सके, इसके लिए ये विद्यालय जो है शासन द्वारा खोला जा रहा है। और इसमें ये उम्मीद है कि अगले सत्र से जो है यहाँ पर एजुकेशनल सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए एग्जामिनेशन भी लगभग जनवरी-फरवरी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। पंजाब के तरनतारन के थाना सरहाली पार पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रॉकेट हमले से बिल्डिंग को हुआ नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल गोरखपुर पहुंचकर गोरक्षपीठ में किया था दर्शन और पूजन। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री रहेंगे उपस्थित। बिहार के गया में ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी की 22वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। देश की सेना को मिलेंगे 69 सैन्य अधिकारी। सोनभद्र के आदित्य तिवारी भी बने लेफ्टिनेंट। और केंद्रीय रेल मंत्री ने वाराणसी कैंट का किया दौरा। अधिकारियों से जानी जमीनी हकीकत। कहा वाराणसी कैंट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे यहाँ के सभी स्टेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।